हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, आपके साथ और आपके सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आगे। हमारा जो एक फैमिली है टैलेंट हंट क्लास का, वो ग्रो करता जा रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाते रहें। आपके जो भी डिमांड्स हैं उन पे मैं वीडियो लाता रहूं। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर का 5 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। ये 6th पार्ट होगा आज। पिछले पार्ट में हम लोग सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में देखे थे, और उससे पहले सोल्यूशन यानी सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स के बारे में देखने के बाद उनके टाइप्स, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके बीच में डिफरेंसेस, ये सब जानने के बाद अब बारी आती है कि सोल्यूशन के बारे में कुछ और हम जानें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखने हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कैसे बनाते हैं हम लोग? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के। सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और इसमें क्या होता है, ये हमेशा मिनिमम अमाउंट में होता है और ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन बनता है। मतलब सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं? तो जब सॉल्यूशन में हम लोग बनाते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन ही बना रहे हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि हम लोग सेम अमाउंट में 1 ग्लास वाटर में ही अगर हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कभी 1 स्पून शुगर डालते हैं, कभी 2 स्पून शुगर डालते हैं, कभी 3 स्पून भी शुगर डालते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूट है वहाँ पे क्या है? शुगर है, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। और ये दोनों मिलकर हमारा सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो 3 तरह के अगर हमने सॉल्यूशन बनाए हैं, इसमें 1 स्पून, इसमें 2 स्पून और इसमें 3 स्पून, तो तीनों में जो शुगर का अमाउंट है यानी सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या है? डिफरेंट है। और जब सॉल्यूट का अमाउंट डिफरेंट होता है तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा? अलग अलग होगा। किसी में टेस्ट जो होगा वो हमें फीका महसूस होगा और किसी में गाढ़ा महसूस होगा। तो जिसमें अमाउंट कम होता है उसको हम लोग डाइल्यूट कहते हैं, डाइल्यूट। और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है उसको कंसंट्रेट कहते हैं। यानी सॉल्यूट का अमाउंट ही है जो बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा। यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आप चाहे डिफिनीशन लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए डिफिनीशन कि इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है। ठीक है, डिफिनीशन लिखते हैं हम। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन of a solution is the amount of solute present in solution, present in solution यानी प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में का क्वांटिटी फिक्स है, इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अगर बात करें हम लोग इन 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर इक्वल्स टू 10 ग्राम। शुगर यहाँ पे कितना है?
10 ग्राम है, तो वहाँ पे वाटर कितना रहा होगा 100 माइनस 10 यानी 90 ग्राम। ये दोनों मिलकर ही तो बनाते हैं हमारा सोल्यूशन, और वो कितना है 100 ग्राम। तो अगर शुगर यहाँ पे 10 ग्राम है तो हमारा वाटर कितना होगा 90 ग्राम। ठीक है, अब सोल्यूशन जो जनरली हम लोग बनाते हैं वो दो तरह से बनाते हैं। एक सॉलिड सल्यूट को मिलाते हैं हम लोग वाटर में, दो तरह से बनता है, एक सॉलिड सल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, तब एक सॉल्यूशन बनता है। दूसरा क्या होता है, जब लिक्विड सॉल्यूट ही और लिक्विड ही सॉल्वेंट होता है तब। लिक्विड ही सॉल्यूट भी होता है और लिक्विड ही सॉल्वेंट भी होता है। तो इस तरह से दो तरह के केसेस बनते हैं जिसमें लोग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर सॉलिड ही सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, तब जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का डिफिनीशन होगा वो क्या होगा, तब जो हम लोग सॉलिड लेते हैं वो ग्राम में लेते हैं, और पूरा जो हमारा सोल्यूशन बनता है वो भी क्या होता है ग्राम में ही होता है। ठीक है, जो पूरा हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा ग्राम में होगा। तो हम यहाँ पे तब डिफिनीशन लिख सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in grams present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution। ठीक है, डिफिनीशन क्या कह रहा है कि एक कंसंट्रेशन सोल्यूशन का क्या होगा, वो क्या है अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, ग्राम में सल्यूट का अमाउंट कितना है 5 ग्राम 10 ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें सल्यूट का अमाउंट कितना है, वही कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड सल्यूट ले रहे हैं, तब हम लोग लिक्विड अगर ले रहे हैं तो वहाँ पे मिलीलीटर की बात कर रहे होते हैं, तो वही डिफिनीशन यहाँ पे बदल जाता है। तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लिक्विड सल्यूट है तब डिफिनीशन हो जाएगा हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, is the volume of solute in milliliter present in 100 ml of सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग वॉल्यूम लेते हैं। जब हमारा लिक्विड है तो वहाँ पे जो हम क्वांटिटी यूज करते हैं वो क्या होता है वॉल्यूम होता है, और अगर सॉलिड होता है तो वो मास होता है। तो यहाँ पे मास की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं, और वॉल्यूम जब लेते हैं तो यूनिट उसके लिए मिलीलीटर लेते हैं, ml लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन का डिफिनीशन हो जाता है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट, इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब हम इसके लिए तो फिर फार्मूला क्या लिख सकते हैं, क्या फार्मूला हो सकता है हमारा कंसंट्रेशन निकालने का, तो फार्मूला आप लिख लीजिए, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन एक आता है, वो डायरेक्ट फार्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉलिड हमारा सॉल्यूट है तब मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हमेशा हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। एक चीज हमें हमेशा याद रखना है कि मास ऑफ जो सॉल्यूशन होता है, जो मास सॉल्यूशन का होता है वो क्या होता है, हमेशा मास ऑफ सल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन बना है तो वो अगर 10 ग्राम शुगर है तो 90 ग्राम
वाटर होगा, 50 ग्राम शुगर है तो 50 ग्राम वाटर होगा, 20 ग्राम शुगर है तो 80 ग्राम वाटर, मतलब दोनों का सम ही क्या होता है, सॉल्यूशन का मास होता है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट अगर हमारा लिक्विड है तब फार्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, यहाँ पे बस वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम फार्मूला है, बस वहाँ पे मास से हम लोग करते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम से करते हैं। इस पे एक अगर हम क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फार्मूला आप लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन इस पे लगा लेते हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर लेंगे हम तो आपको लगेगा कि हाँ ये ईजी है करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपके लिए। ए सॉल्यूशन कंटेन्स A solution contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Calculate द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा बताइए, ठीक है। तो पहला काम, जब भी न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग तो क्या क्या दिया हुआ वो लिख ले। सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर, यानी हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम है। तो लिख ले यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है हमारा, शुगर है, तो उसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वो कितना है 30 ग्राम है, ठीक। फिर मास ऑफ वाटर दिया हमारा कितना, 370 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट क्या हमारा वाटर, वो कितना दिया है 370 ग्राम, ठीक। और जब ये दोनों हमें पता है तो क्या हम लोग सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दोनों के मास को ऐड करके, यानी देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 370 यानी 400 ग्राम, ठीक। अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब यहाँ पे वैल्यूज आप रख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता यहाँ पे सॉल्यूशन, शक्तिमान, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 400 है इनटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से 400 4 टाइम्स में कट गया, यानी बचा 30/4, 30/4 तो 4 से कटेंगे तो 7.5, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है 7.5%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहा जाए कि 7.5% ऑफ शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अगर हमें क्वेश्चन में दे दे कि 7.5% ऑफ शुगर सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन इफ वी से दैट अ सोल्यूशन इज 7.5% ऑफ शुगर सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है, इफ 100 gram is the solution, then the amount of solute in that part is 7.5 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 92.5 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिससे हम लोग कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो हमने देखा, फार्मूले का यूज किया।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि चीज़ें और आसानी से आपको क्लियर हो जाए। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जितना ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। A solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of this solution. Calculate the concentration of this solution. तो यहाँ पे भी हम पहले गिवन क्या क्या है लिख लें भाई। पहले क्वेश्चन क्या कह रहे वो समझ ले। आ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ एल्कोहल, एक सॉल्यूशन में 50 ml एल्कोहल है, मिक्स्ड विथ 150 ml ऑफ वाटर, और 150 ml ऑफ वाटर मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है क्योंकि लिक्विड ही है यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल यानी सॉल्यूट कितना है 50 ml। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे, जो कि हमारा सॉल्वेंट है 150 ml। अब अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने को बोल दिया जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है हमारा। वैल्यू पुट कर लीजिए, 50 या 150 है हमारा, यानी 200 ml जो है वो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पे कितना है 200 ml है। ठीक, अब हम फार्मूला लगा लें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये फार्मूला है हमारा। अब वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, सॉल्यूट कितना है 50 ml है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन कितना है 200 है, इंटू 100, ये कट गया 2 टाइम्स में, 2 से कट गया 25 टाइम्स में, यानी कितना आंसर आया 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें 200 ml का सॉल्यूशन है तो उसमें 50 ml क्या था, शुगर था। अगर 200 ml है तब, अगर 100 ml है, परसेंट का मतलब पर 100 पे, परसेंट यानी 100 पे, तो अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो उसमें 25 ml क्या हमारा एल्कोहल है। तो आई होप आपको कैसे न्यूमेरिकल लगाना है वो इन दोनों न्यूमेरिकल से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, फिर कुछ और क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए और कुछ और तरीका अपनाएंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, आप पॉज करके लिख लीजिए। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन इस पे और आप लगाइएगा ज़रूर, और प्रॉब्लम अगर आए तो बताइएगा, और नहीं आए तो भी सॉल्यूशन हमें व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा कि आपने लगाया है, ताकि हमें लगे कि हाँ हम आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी वो कुछ कर जरूर रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा ये भी है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, आपको हिंदी पता है सैचुरेटेड का? संतृप्त। और असंतृप्त। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। विलयन मत कहिएगा, विलयन। थोड़ा सा हिंदी भी जान लेना सही है इंग्लिश के साथ साथ।
अब इसका मतलब क्या होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। किस सोल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे और किस सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो जब जैसे सपोज करिए कि हमने एक ग्लास में वाटर ले लिया है, ठीक है, उसमें हम लोग स्पून से चीनी डालते जा रहे हैं, सेक कर रहे हैं, डिजॉल्व हो जा रहा है बिना टेम्परेचर बढ़ाए, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हम लोग उसमें स्पून से चीनी डालते जा रहे हैं, डिजॉल्व हो जा रहा है। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अब और स्पून से अगर चीनी उसमें डालें तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब अब और शुगर उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन को ही, ऐसे सोल्यूशन को ही जिसमें और हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी जब इसमें अब और सॉल्यूट के अमाउंट को डिजॉल्व न किया सके, जिस सोल्यूशन में हम लोग और सॉल्यूट के अमाउंट को डिजॉल्व न कर सकें, उसी सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जब हम लोग अब और अमाउंट डिजॉल्व कर सकते हैं तो अनसैचुरेटेड। एक दूसरे का अपोजिट ही है, एक समझ में आ गया अगर आपको तो दूसरा भी आ जाएगा। तो अगर आप चाहें डिफिनीशन लिखना तो लिख सकते हैं, अ सॉल्यूशन in which more quantity of solute can be dissolved, a solution in which more quantity of solute can be dissolved विदाउट राइजिंग इस टेम्परेचर हमें नहीं चेंज करना है, विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन जब जिस सोल्यूशन में हम लोग और अमाउंट मिला सके सॉल्यूट का, बिना टेम्परेचर के बढ़ाए उसको डिजॉल्व कर सके। जैसे मान लीजिए हमने चीनी का शरबत बनाना है, एक गिलास पानी लिया, उसमें एक स्पून हमने चीनी डाल दिया, सेक कर लिया, फिर एक स्पून और अगर हम डाल के डिजॉल्व कर सकते हैं तो उसी वाले सोल्यूशन को, जो पहला सोल्यूशन था ये देखिए, ये आपका हो गया 100 ग्राम वाटर, इसमें हमने क्या कर लिया +1 स्पून शुगर मिला दिया, तो ये हमारा बन गया एक और सोल्यूशन नंबर 2। ये हमारा सोल्यूशन नंबर 1 जिसमें बस वाटर था। अब इसमें अगर हम लोग 1 स्पून या थोड़ा सा अमाउंट भी अगर हम लोग शुगर इसमें मिलाकर एक थर्ड सोल्यूशन बना सकें, ये डिजॉल्व हो सके, तो इस सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। जिसमें अब और अमाउंट डिजॉल्व किया जा सके वो अनसैचुरेटेड, जिसमें अब और अमाउंट डिजॉल्व ना किया जा सके सॉल्यूट का, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का डिफिनीशन आप लिख लीजिए, अ सोल्यूशन इन विच no more quantity of solute can be dissolved at a specific temperature is called सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी जब उसमें अब और चीनी ना घोला जा सके बिना टेम्परेचर बढ़ाए तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हम टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो और शुगर डिजॉल्व उसमें हो सकता है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन देन वी कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ
सॉल्यूट। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ और अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ऐसा आएगा कि हम चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लें, सॉल्यूट का अब एक अमाउंट भी, एक छोटा सा अमाउंट भी डिजॉल्व नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट केस इन विच no matter what temperature we are raising, if we cannot dissolve a little amount even of the solute is called super saturated solution। तो उसका भी अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, a solution in which no more quantity of solute, no more quantity of solute can be dissolved even by raising its temperature is called super saturated solution। super saturated सोल्यूशन। तो यहां पर मैं उसका भी लिख लीजिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड का मतलब अब टेम्परेचर बढ़ा के भी हम लोग सॉल्यूट का एक तिनका भी ना उसमें डिजॉल्व कर सके, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। साइड में हो जा रहा है, आप पॉज करके लिख लीजिए सभी डिफिनेशन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा अब और सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है तब, लेकिन जब सुपर सैचुरेटेड हो जाता है तो कुछ भी टेम्परेचर बढ़ाइए अब और अमाउंट डिजॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। आप पॉज करके लिख लिए। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी। वो इसी से समझ में आएगा, इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया है तो ही आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आने वाला है, सॉल्युबिलिटी। तो इसीलिए हम एक साथ ही बता दे रहे हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का हिंदी होता है विलेयता। विलेयता इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर हम बात कर ले 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर 100 ग्राम आप सॉल्वेंट लें, यानी 100 ग्राम आप वाटर ले लें, 100 ग्राम आप वाटर ले लें, तो इसमें बिना इसको वैरी किए जितना ज़्यादा हम लोग शुगर या कोई भी साल्ट, आप कहेंगे कि हमेशा चीनी की बात कर रहे हैं, चलिए कुछ नमक की बात कर लेते हैं, साल्ट डिजॉल्व कर सकें इसमें, जितना भी इसमें साल्ट डिजॉल्व हो सके, जितना भी ग्राम, सपोज करिए अगर 20 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी 20 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी 20 ग्राम, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर। हम आपको पता है कि टेम्परेचर वेरी करने पर और अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन बिना टेम्परेचर वेरी किए जो मैक्सिमम अमाउंट एक फिक्स सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जा सके वही कहलाता है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसका भी काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, ये टर्म्स हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट, the maximum amount of a solute that can be dissolved in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent
एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो हमारा वो क्या है, फिक्स है। एट अ गिवन टेम्परेचर is known as solubility of that solute, solubility of that solute in that given solvent at that फिक्स टेम्परेचर, उस फिक्स टेम्परेचर पे। ठीक है, डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ solvent at a specified temperature at a fixed temperature is known as the solubility of that solute in the solvent at that temperature। कह रहा है कि जो मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट का डिजॉल्व किया जा सके, मैक्सिमम अमाउंट जो शुगर सल्यूट का डिजॉल्व किया जा सके 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, यानी 100 ग्राम अगर वाटर ले रहे हैं तो साल्ट जितना ज़्यादा डिजॉल्व किया जा सके बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए, उसी अमाउंट को उस सल्यूशन का, उस सल्यूट का, उस सॉल्वेंट के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। उस सल्यूट का उस सॉल्वेंट के में उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जैसे कि अगर कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट की बात करें तो वो 21 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, कॉपर सल्फेट की 21 ग्राम होती है। शुगर की बात करें, शुगर की बात करें तो वो आपका होता है 204 ग्राम तक इसमें डिजॉल्व हो सकता है। किस टेम्परेचर पे है, 20 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। कॉपर सल्फेट जो है वो 21 ग्राम, शुगर जो है आपका 204 ग्राम, सोडियम क्लोराइड यानी हमारा जो साल्ट है, नमक जो है वो कहीं पे 36 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है, यानी इसका अमाउंट बहुत कम डिजॉल्व हो सकता है। तो अलग अलग सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डिफरेंट होता है। सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, 100 ग्राम ऑफ वाटर ही लिए, लेकिन अलग अलग सॉल्यूट जो है उसमें अलग अलग अमाउंट में डिजॉल्व हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर सल्फेट जो है वो बस 21 ग्राम ही डिजॉल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, लेकिन शुगर जो है वो 204 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है, और सोडियम क्लोराइड जो वो 36 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी है। कई बार इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, तो उस पे भी आप एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, जो आप अभी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाले हैं उसी तरह से ये भी निकल जाएगा। तो एक बार न्यूमेरिकल उसका देख ही लें, कोई भी पॉइंट कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर कहीं गलती से हमसे छूट जाए तो आप याद दिलाकर जरूर पूछ लें। क्वेश्चन क्या है, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला है, नहीं पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट dissolves in 75 ग्राम ऑफ वाटर at 60 degree Celsius. What is its solubility? What is its solubility in water? In water at that temperature. उस टेम्परेचर पे इसकी solubility क्या होगी इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो सोल्यूशन निकालना है वो ऐसे ही निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू, लिख लीजिए सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे बस इतने का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, वहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन ले रहे थे, यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे, इनटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट।
यानी वैल्यू रखें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 12 है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 है, इनटू 100 ग्राम ऑफ क्या है सॉल्यूट यानी हमारा पोटेशियम सल्फेट। ये कट जाएगा 25 से 3 बार में और ये 4 बार में, ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 × 4 यानी कितना बचा 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट यानी एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो पोटेशियम सल्फेट का जो सॉल्युबिलिटी निकला वो कितना निकला 16 ग्राम ऑफ, उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है 16 ग्राम है। यानी अगर 100 ग्राम वाटर लेंगे तो उसमें 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व हो सकता है कितने टेम्परेचर पे 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख लीजिए, हम इरेज कर दें। अब देखिए क्या सॉल्युबिलिटी पे किसी फैक्टर का असर पड़ता है, तो जी हाँ पड़ता है। सॉल्युबिलिटी अगर हमें बढ़ाना है तो टेम्परेचर को बढ़ा दें, है ना, टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा दें, इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी या फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या क्या अफेक्ट करेगा, तो दो चीज़ें हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दें तो और अमाउंट हम लोग सॉल्यूट का डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। टेम्परेचर इंक्रीज करके हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक, दूसरा प्रेशर, प्रेशर से कैसे वेरी करता है भाई, तो अगर प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी घटने लगेगी, वो गैस में है, लेकिन अगर लिक्विड में है तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में ये दोनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी में बस इतना ही था, तो ये भी समाप्त हुआ। अब जो लास्ट टॉपिक है इसमें, अभी जो हाफ पार्ट है उसका जो लास्ट है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। क्या है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज क्या होता है, इसके बारे में अगर समझे तो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल चेंजेज आर दो चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। फिजिकल चेंजेज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसकी कोई प्रॉपर्टी अलग नहीं होती, लेकिन केमिकल चेंजेज में क्या होता है न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी, उसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, उनकी नई प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इनको पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस हैं इनमें, अगर आपको याद हो तो, कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। ठीक, दूसरा कि फिजिकल चेंज जो होता है एक तरह का टेम्पोररी होता है, जैसे कि मतलब कोई अगर चेंज हुआ है तो उसको फिर हम लोग पुराने अवस्था में ला सकते हैं, वो फिजिकल है। और केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है, एक बार अगर चेंज हो गया तो फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं हम लोग। फिर तीसरा जो डिफरेंस है इसमें कि फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी उसको रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ चेंजेज जैसे फिजिकल चेंजेज में ये भी होता है कि नहीं जनरली या फिर कहें तो लिटिल अमाउंट में हीट रिलीज होती है या हीट देना पड़ता है, जबकि केमिकल चेंजेज में ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है या देना पड़ता है। तो बस इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कोई अगर सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और फटाफट शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। ठीक है, और अपने कमेंट्स करके अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।